जहां उम्मीद करता हूं जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला चैप्टर है वो याद है आप लोगों को, कौन से जमाने का है? अंग्रेजों के जमाने का। जहां सेक्टर वाइज आप बातें पढ़ते हो, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर फॉरेन ट्रेड सेक्टर। जहां एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऑब्वियसली उस दौरान हमारे हालात खस्ता थे, खराब थे, और उसके कारण क्या क्या हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आमतौर पर यही आता है कि ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा देश आजाद होने के कगार पर था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टैग्नेशन थी। स्टैग्नेशन का मतलब वेरी स्लो रेट ऑफ ग्रोथ थी। तो उसके क्या क्या कारण थे? ऑब्वियसली सबसे पहले चैप्टर के अंदर चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल या फॉरेन ट्रेड सेक्टर, हमारी हालात सब में बेकार थे, और उसके क्या क्या कारण रहे थे मेनली आपको यही पढ़ना होता है। जहां सबसे पहला कारण लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कुछ और नहीं बल्कि आपका जमींदारी सिस्टम था। और इन शॉर्ट मेरे ख्याल से इसके बारे में ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का यही वो चैप्टर है जिसको सबसे ज्यादा बार आप लोगों ने पढ़ा है, पहले यूटी में, फिर मिड टर्म में, फिर बाद में प्री बोर्ड के अंदर। पहला चैप्टर तो सभी ने पढ़ा हुआ है। तो जमींदारी सिस्टम, जिसका आपको अलग से भी जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है कि पेपर में इंडिविजुअली सिर्फ यही पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है या जमींदारी सिस्टम क्या होता है। जहां है तो काफी ज्यादा आसान कि अंग्रेजों ने कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया था एज ए जमींदार के तौर पर, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप फार्मर लोगों से टैक्स यानी लगान कलेक्ट करोगे, और अगर आप लगान कलेक्ट नहीं कर पाए तो आपसे सारे जमींदार के राइट्स छीन लिए जाएंगे। और जहां हम बातें बोलते हैं ये वाली कि जो जमींदार थे या ब्रिटिशर थे, उनका उद्देश्य होना चाहिए था कि वो फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएं, लेकिन उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। और यही सबसे ज्यादा मेन कारण बनता है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा उस दौरान काफी ज्यादा डामाडोल था। देन इसके बाद में एक सेकंड पॉइंट आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये एक अच्छा वर्ड है या बुरा वर्ड है? तो ध्यान रखिएगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा वर्ड है। आज की डेट में भी अगर सपोज करो मैं बात करूं, क्या गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने की कोशिश करती है या नहीं? तो बेशक करती है। होता क्या है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? तो पहले के जमाने में, ऑब्वियसली ये पहले जमाने का चैप्टर है, पहले के जमाने में ज्यादातर जितने भी इंडियन फार्मर्स और पूरी दुनिया में फार्मर्स थे, उन लोगों की फार्मिंग करने का जो मेनली तरीका रहता था वो था सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी सिर्फ और सिर्फ उगाएंगे और सिर्फ उतना उगाएंगे जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए काफी हो। एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को भी एक बिजनेस बनाया जाना, ऐसा कोई आमतौर पर नहीं सोचता था। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उतना ही वो जो कि था प्रोडक्शन करते थे, फसलों को उगाते थे जितना उनके खुद के लिए काफी हो। लेकिन बाद में चलकर वक्त के साथ में जरूरत महसूस हुई, जैसे आज के वक्त में भी सरकार कोशिश करती है कि रिमोट रूरल एरियाज के अंदर लोगों को मोटिवेट किया जाए कि एग्रीकल्चर सिर्फ आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है, बल्कि ज्यादा फसलें उगाएं, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतना ज्यादा आ जाए कि आपके पास मार्केटेबल सरप्लस हो। मार्केटेबल सरप्लस मतलब जिसको आप मार्केट में सेल आउट भी कर सको, यानी इन शॉर्ट अपने एग्रीकल्चर को बिजनेस बनाने की कोशिश करना, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करना। कमर्शलाइज करना मतलब बिजनेस में कन्वर्ट करना, जिससे कि आप एडिशनल लाइवलीहुड अर्न करके एडिशनल जो भी आपके काम काज हैं उनको आप आसानी से कर सकें। तो ये वर्ड तो अच्छा है, ये इस वर्ड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की, तो ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया था किसने? अंग्रेजों ने। और उन्होंने तो जो भी किया था वो बेकार ही किया था। तो उन्होंने इस सिस्टम को, जो सिस्टम तो अच्छा था लेकिन उसको गलत तरीके से, खराब तरीके से इंप्लीमेंट किया। मैक्सिमम जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर फूड क्रॉप्स उगाने वाले फार्मर्स थे, इस तरह की पॉलिसीज बनाई जिससे कि वो शिफ्ट हो जाएं कैश क्रॉप की तरफ। उम्मीद करूंगा ये वर्ड तो ज्यादातर सभी को ही याद होगा कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर अंग्रेज लोगों ने इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी शुरू की जिससे कि मैक्सिमम फार्मर्स फूड क्रॉप, खाने पीने की चीजें उगाने के बजाय कैश क्रॉप यानी कि ऐसी चीजें जो इंडस्ट्रीज में काम आए वो उगाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश रखी जाए। तो ये अंग्रेजों ने इस तरह से पॉलिसीज बनाई। हालांकि उनका हिडन मोटिव यही था कि जिससे कि उनकी इंडस्ट्रीज के लिए जो फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, तो वहां पर उन्हें सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल मिल जाए। तो बेसिकली टर्म तो अच्छी है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन अंग्रेजों ने इसे गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जिससे कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। देन इसके अलावा अगली बात, उस दौरान हमारी एग्रीकल्चर के अंदर काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेवल जो थे वो काफी ज्यादा कम थे, और उसका मेन कारण क्या था? इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे। जो कुछ बातें हम बोल रहे थे जमींदारी सिस्टम के अंदर भी कि अंग्रेजों का दायित्व बनता था, उनका उद्देश्य होना चाहिए था कि भाई वो अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं फार्मर्स से तो उनके हित के लिए कुछ काम भी करें, सस्ते दामों पर बीज सीड्स प्रोवाइड कराएं,
फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करें, कुछ इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्थाओं के लिए कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की कमी थी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लेवल काफी डाउन रहते थे। एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड के ऊपर जितना फसल उग सकती थी उसके मुकाबले बहुत कम फसल उगा करती थी, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में काम किया जाता था, तो नुकसान ही नुकसान। तो कुल मिला के एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन क्यों थी, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, थोड़े थोड़े से एक्सप्लेन करने होते हैं। जहां घर पर जाकर अगर किसी मैं टर्म को कहूं जिसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो शुरुआत की 2 टर्म है, जिसमें से पहली टर्म सबसे ज्यादा मेन है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर का कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा सा याद कर लें। यहां के अंदर का कंटेंट याद ना भी करें, अंडरस्टैंड कर लें, तो उतना अपने आप में काफी होगा। देन उसके बाद आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री किस बात को रिफ्लेक्ट करता है, तो इंडस्ट्री रिफ्लेक्ट करता है आपके कंट्री के अंदर जो बिजनेस फर्म्स हैं, कंपनीज हैं। तो उस दौरान तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस इंडस्ट्री, इस तरह की चीजें तो बहुत कम थी, बहुत कम थी। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। कुछ और लोग भी थे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर थे, यानी हाथों से बनाई जाने वाली मैनुअल चीजें। क्या आज की डेट में भी हैंडीक्राफ्ट यानी कि ऐसी चीजें जो हाथों से बनाई जाती हैं, उनकी वैल्यू कम है या ज्यादा है? तो उनकी वैल्यू ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, मशीन मेड गुड की वैल्यूएशन कम होती है, जबकि हाथों से बनाई जाने वाले, चाहे वो कपड़े हों या मूर्तियां हों या कोई एंटिक हों, तो बेसिकली उन चीजों की वैल्यू काफी ज्यादा रहती है। उस दौरान भी हमारी जो कंट्री थी जानी जाती थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन अंग्रेजों ने जो किया सब अपोज में ही किया। तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए इस तरह से पॉलिसीज बनाई, जिससे कि उसमें काफी ज्यादा हैवी डेक्लाइन देखा गया, जिस चीज को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। एक वर्ड होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका मतलब है इंडस्ट्री को ग्रो करना। एक वर्ड है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री का डेक्लाइन हो जाना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री का डेक्लाइन होना। और कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी मेन इंडस्ट्री हुआ करती थी उस जमाने में। आज के वक्त में तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्री इमर्ज हो चुकी हैं, लेकिन उस जमाने में तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। और इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डेक्लाइन हो जाने से काफी सारे दूसरे एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिले, जिससे कि मास लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगी। क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेक्लाइन हुई, तो वहां पर जो काम कर रहे थे लोग, वो बाद में क्या करेंगे, उनके पास काम करने के लिए नहीं था। ऊपर से वो लोग भी फिर ना चाहते हुए भी एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुए, जिससे कि एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें देखी जाने लगी। इसके अलावा एक इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है कैपिटल गुड इंडस्ट्री। क्या होती है कैपिटल गुड इंडस्ट्री? ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन बनाए, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन बनाए। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा है, कैपिटल गुड क्या होते हैं? मशीन होती है कैपिटल गुड। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन बनाए, उस दौरान तो हमारी इकोनॉमी के अंदर मशीन्स की कमी थी। मशीन बनाने वाली कंपनीज तो ऑब्वियसली ना के बराबर थी, और ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस दौरान हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लैक था, कमी थी, किसकी? कैपिटल गुड इंडस्ट्री की, यानी ऐसी कंपनीज, ऐसे कारखाने जो मशीन बनाते हो, नहीं थी, ना के बराबर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्योंकि इतना ज्यादा वीक था, तो उसका ओवरऑल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन भी ना के बराबर था। जीडीपी के अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किस चीज का होगा? प्राइमरी सेक्टर का, यानी कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि मेनली लोग वही काम किया करते थे। तो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो काफी ज्यादा लो कंट्रीब्यूशन था। जो पब्लिक सेक्टर था, अब आज की डेट में तो प्राइवेट सेक्टर, तो जहां कोई सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। पब्लिक सेक्टर मतलब आज के वक्त में जहां सरकार की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब उस दौरान तो पब्लिक सेक्टर के नाम पर कौन थे? ब्रिटिशर्स और हमारे यहाँ के राजा महाराजा भी तो थे। तो क्या वो लोग बहुत ज्यादा कंट्री की ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया करते थे? तो जवाब है ना, पूरी तरीके से ना। तो ये जो पब्लिक सेक्टर था, इसका काफी लिमिटेड रोल था इस इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के अंदर, ना के बराबर काम किया करते थे। राजा महाराजा तो निकम्मे हो गए थे अंग्रेजों के आने के बाद में, बैठे बिठाए बस हम तो राजा जी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैठे बिठाए कर आ रहा है, यानी कि टैक्स आ रहा है लगान की फॉर्म में, तो उन्हें कुछ काम करने की जरूरत ही क्या थी। तो मैक्सिमम जो राजा महाराजा थे, जो कि आपके पब्लिक सेक्टर का हिस्सा थे, तो उनका काफी लिमिटेड रोल रह गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। ये भी कारण रहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया। देन इसके बाद, जैसा कि हमने कहा, इस चैप्टर को आप 3 हिस्सों में पढ़ते हो इनिशियली, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके बाद फॉरेन ट्रेड सेक्टर, जिसके अंदर हम बातें करते हैं किस चीज की? एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। जहां आपका जो सबसे पहला पॉइंट है, वही बहुत मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इवन खाली इसी ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि उस दौरान हम क्या बन गए थे। जैसे आज की डेट में तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस दौरान हम मेनली प्राइमरी प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करते थे, बल्कि फिनिश गुड्स जिनकी हमें नीड थी वो हमारे पास थे ही नहीं। और क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारे यहां पर मशीन्स नहीं थी, कारखाने नहीं थे। मशीन और कारखाने क्या करते हैं? ऑब्वियसली
प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली उस दौरान हमारी इकोनॉमी के अंदर क्योंकि मशीन्स और कारखाने बहुत कम थे, तो प्रोसेसिंग करने वाली कंपनीज थी ही नहीं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बना पाए। आसान भाषा में यानी कि एग्जांपल के तौर पर यह भी समझ सकते हैं कि कॉटन उगाने वाले फार्मर तो बहुत थे, कॉटन तो बहुत थी, बट उसकी मदद से कपड़े बनाए जा सकें ऐसे कारखाने थे ही नहीं। तो बेसिकली कॉटन उगाने वाले लोग बहुत थे, लेकिन कपड़ा कपड़ा था ही नहीं हमारी इकोनॉमी के अंदर, पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते लोगों के पास, बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे। और कहां से इंपोर्ट किए जाते थे? तो ब्रिटिशर से ही इंपोर्ट किए जाते थे मेनली। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि हम इंपोर्टर बन गए थे, बन नहीं गए थे, मजबूरी थी, बनना पड़ा था ही नहीं हमारे पास में फिनिश गुड्स। अब यहां एग्जांपल के लिए मैंने कपड़ा लिया है, लेकिन कोई और भी जो चीजें होती हैं जो फिनिश गुड्स होती हैं, फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है? जो रेडी टू यूज हो। तो रेडी टू यूज वाली कमोडिटीज हमारे पास में थी ही नहीं, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। और अंग्रेजों से ही करते थे, उन्हीं का तो कंट्रोल था, तो उनका फायदा होता था बहुत ज्यादा। तो एक्सपोर्टर बन गए थे हम प्राइमरी प्रोडक्ट के यानी कि रॉ मटेरियल के, और इंपोर्ट करते थे हम बनी बनाई वस्तुओं को। इसके अलावा हमारे एंटायर फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था किन का? ब्रिटिशर्स का। थोड़ा बहुत ट्रेड और दूसरी कंट्रीज के अंदर साथ भी हुआ करता था, लाइक श्रीलंका, जिस जमाने में उसे सेलोन कहा करते थे, तो उस कंट्रीज के साथ में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन लगभग 75%, बहुत मेजर परसेंटेज है। तो उससे भी ऊपर का जो भी सारा का सारा ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के साथ ही हमारा हुआ करता था। थर्ड पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, क्या था ये? आओ बताएं। हाँ, तो बेसिकली सबसे पहली बात, ड्रेन, ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब बर्बादी यानी वेस्ट करना, वेस्टेज करना। किस चीज की? इंडियन वेल्थ की। जो भारतीय संपत्ति आती थी, एक्सपोर्ट करने हैं तो पैसा आता है ना, तो एक्सपोर्ट करने से जितनी भी वेल्थ जनरेट होती थी, पैसा जनरेट होता था, वो सारा पैसा मेनली बर्बाद हो जाया करता था, वेस्ट हो जाया करता था। कहां वेस्ट हो जाता था? ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी भी हमारी कंट्री के जो अंदर हैं वो इस तरीके से तो नहीं आए थे कि हाँ लड़ाई लड़ी, ब्रिटिशर्स जीत गए तो उन्होंने हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। तो जवाब है ना, वो तो हमारे यहां पर आए थे कैसे? कॉलोनी वाली सिस्टम से, कॉलोनिज्म सिस्टम से। जहां कॉलोनिज्म सिस्टम क्या होता है कि एक बड़ी सी कंट्री, एक डेवलप्ड इकोनॉमी किसी छोटी कंट्री के ऊपर रूल करती है ये बोलकर कि हम तो आपको कंट्रोल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस लायक ही नहीं हो कि आप खुद को कंट्रोल कर सको। इंडिया ऑब्वियसली पहले बहुत बड़ी कंट्री थी, अभी भी स्टिल बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री थी, क्योंकि तब तो पाकिस्तान भी इसी में था, और तब तो कुछ और छोटी मोटी कंट्रीज भी हमारा हिस्सा हुआ करती थी। तो आप इस लायक ही नहीं हो कि आप खुद को कंट्रोल कर सकें। तो हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी है, वो मैनेजरियल सिस्टम है कि हम आपको कंट्रोल करेंगे। आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो, तो हम आए हैं आपको सिखाने ही कैसे आप रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, कि ये था कॉलोनी वाला सिस्टम, लेकिन उन लोगों ने तो आगे क्या किया? हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर कर हमें कम फायदा पहुंचाकर खुद को बना लिया अमीर और लूट के ले गए सब कुछ, ऐसे करके बातें हैं। तो उन लोगों ने जितना भी पैसा आया वो सारा का सारा वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो हमारी यहाँ पर डेवलपमेंट करने आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने काफी सारे एडमिन ऑफिस खोले हुए हैं आपके यहाँ पर, एडमिन ऑफिस खोले हुए हैं, पूरा का पूरा कोर्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पुलिस वाला सिस्टम बनाया हुआ है, इन सभी के लिए पैसा लगता है। तो ये पैसा हम ऑब्वियसली आप ही के पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ उन लोगों के काफी सारे वॉर वगैरह चल रहे होते थे, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 भी उस दौरान हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 भी उस दौरान हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि इतना सारा पैसा खर्च हो चुका था, वो भी हमारा, तो बाद में तो उन्हें जाना ही था, क्योंकि एक्सप्लॉइट करते हैं लेकिन किसी भी इंसान को एक हद तक ही, तो बाद में उन्हें जाना ही पड़ा था। टेक्निकली आजादी हमें मिली नहीं है, वो तो मिलनी ही थी। कभी रिसर्च करना इस चीज के ऊपर तो पता लगेगा काफी सारी बातें। खैर, इसके अलावा काफी सारी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो अंग्रेजों के पास में थी, जो कभी भी उन लोगों ने हमारे साथ में शेयर नहीं की, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए हमारे ही इंडियन वेल्थ का इस्तेमाल किया जाता था। टेक्नोलॉजी को दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं? इनविजिबल भी कहते हैं। अब अगर आप अपनी बुक के अंदर रीड करोगे तो इनविजिबल नाम से रहेगा। जैसे कि बीओपी चैप्टर के अंदर हम जानते हैं, विजिबल का मतलब होता है गुड्स और इनविजिबल का मतलब होता है सर्विसेज, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी वर्ड को कोट किया जा रहा है इनविजिबल से। तो वो लोग पैसा इस्तेमाल कर लिया करते थे परचेज ऑफ इनविजिबल के लिए, यानी कि टेक्नोलॉजी परचेज करने के लिए। बट वो टेक्नोलॉजी परचेज करने के लिए पैसा हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन हमें बेनिफिट इतना ज्यादा कभी भी नहीं दिया, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की। शुरुआत में आप 3 सेक्टर की टर्म में बातें पढ़ते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड सेक्टर। देन इसी ही चैप्टर में 3 तरह की कंडीशंस आपको पढ़नी है। तो 3 तरह की कंडीशन, जिसमें से एक कंडीशन डेमोग्राफिक कंडीशन, दूसरी ऑक्यूपेशनल कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशंस में ऑब्वियसली पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, ये सब कुछ आप पढ़ते हैं। जहां एक कॉमन डायरेक्शन तो बड़ी आसान है समझने की, कि उस दौरान कुछ भी अच्छा नहीं था, तो बर्थ रेट का ज्यादा होना अच्छा नहीं था,
तो ज्यादा ही था उस दौरान। डेथ रेट का ज्यादा होना अच्छा नहीं होता, उस दौरान ज्यादा ही था डेथ रेट। लिटरेसी रेट कम होना अच्छा नहीं होता, तो उस दौरान कम ही था लिटरेसी रेट। पॉवर्टी रेट ज्यादा होना अच्छा नहीं होता, तो ज्यादा ही था। हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उस दौरान तो खराब थी, तो कुछ भी अच्छा नहीं था। क्या अच्छा था? कुछ भी अच्छा नहीं था। तो बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई था, 48 पर 1000। ये याद करना है डेटा, आपको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस के हिसाब से काफी ज्यादा रिलेवेंट है। डेथ रेट काफी ज्यादा था, 40 पर 1000। लिटरेसी रेट, ये सारा का सारा डेटा याद करना है आपको कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, 218, आज की डेट में 44 है, अभी भी स्टिल काफी ज्यादा हाई है। इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर के अंदर भी आप ये पढ़ते हैं, चाइना का सबसे ज्यादा कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा बेहतर मानते हैं हम। कम थी काफी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आज के वक्त में तो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या डिपिक्ट करती है? अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो ये क्या डिपिक्ट करती है, बताइए। नहीं, जल्दी तो मर जाएंगे, आगे तो थोड़ा बोलो कि अगर जल्दी मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये क्या डिपिक्ट करता है कि मोस्ट प्रोबेबली वहां के, हाँ हाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर अच्छा नहीं होगा, तभी तो लोग जल्दी जल्दी निपट रहे हैं, है ना। साथ ही साथ हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो खराब है ही है इस चीज के पीछे का कारण। इसके अलावा लोगों के पास में शायद प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, इम्यून सिस्टम उनका काफी ज्यादा खराब होगा, ये भी एक कारण है लॉन्ग टर्म में। इसकी वजह से भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी खराब होती है। मेंटल स्टेटस भी उनका खराब होगा, मेंटली भी काफी सारी बीमारियां होंगी जिसकी वजह से वो उनका इम्यून सिस्टम खराब होता होगा। तो पैसे की कमी, खाने की कमी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये इंडिकेट करता है आपका लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। इसके अलावा ये दो ईयर जरूर याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ऑफिशियल सेंसस कब किया गया और ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड वो कौन सा साल था जब पॉपुलेशन के अंदर मेजर चेंजेस आए, तो वो था 1921। ये 1921 ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड जो कहते हैं हम कि पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स में एक मेजर चेंज आया। कई बार ऐसे करके भी आपसे पूछ लेते हैं कि ये 1921 से पहले कौन सी ट्रांजिशन स्टेज थी। जब कहीं भी कोई भी ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड आता है तो हमेशा ट्रांजिशन स्टेज बदलते हैं। कई बार आपसे पूछ लेते हैं 1991 से पहले कौन सी ट्रांजिशन स्टेज थी, तो पहली थी। 1920 के बाद कौन सी स्टेज आई, तो ऑब्वियसली दूसरी ट्रांजिशन स्टेज आई। क्या दोबारा से भी कभी कोई ग्रेट डिवाइड ईयर आया? हाँ आया, बट वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो 1921 फर्स्ट ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड, जब पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स में एक मेजर चेंज आया हमारी इकोनॉमी के अंदर, उससे पहली थी पहली ट्रांजिशन स्टेज, उसके बाद की दूसरी ट्रांजिशन स्टेज। तो ऐसे करके बातें याद रखनी है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा आसान है, ये मेनली सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर में काम किया करते थे, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन 75% एग्रीकल्चर, कुछ एक अदर लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम किया करते थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैसे है। आज की डेट में तो ऑब्वियसली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर काफी रिजिड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग जो कि है वो बहुत सारे व्यवसायों में लगे हुए हैं। लेकिन उस दौरान का तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फ्लैट बड़ा आसान था, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कुछ एक लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। अब तो ये सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सबसे आखिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर हम बातें बोलते हैं क्या, रोड, डैम, कम्युनिकेशन और ये सारी की सारी बातें। क्या यहां उन्होंने कुछ ढंग का किया? तो ध्यान रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन में मेनली एकमात्र बात आप लोग पढ़ लेते हो जो एक तरीके से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के अंदर काउंट होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। तो रेलवेज को इंट्रोड्यूस, जो आज तक भी हम पूरी पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, ध्यान रखिएगा अपनी इंडिया का ही है आज के वक्त तक भी। दूसरी कोई इकोनॉमी इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क नेशन वाइड अभी तक नहीं बना पाई। कारण ये भी है कि हमारी कंट्री ही बहुत बड़ी है। बट हाँ, कंट्री तो ऑब्वियसली चाइना भी काफी ज्यादा बड़ी है, बट उनका भी रेलवे नेटवर्क अभी तक इतना इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ। क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली वो हमसे बहुत आगे हैं। रैपिड मेट्रो, वाकई में उनकी रैपिड मेट्रो है, अपनी तो नमो भारत उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो क्वालिटी वाइज वो बहुत एनहांस कर चुके हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज तो अभी भी हम ही आगे हैं। खैर ऐसे करके बातें हैं। जिस चीज की शुरुआत ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स नहीं की थी, तो 1850 ईयर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी रोड के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत रोड वगैरह डेवलप किया, ऑब्वियसली किया, लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। जैसे आज के वक्त में रोड सरकार डेवलप करती है, लेकिन अपने फायदों के लिए तो करती ही करती है। यानी अर्बन एरियाज जहां से मैक्सिमम इंडस्ट्री बिलोंग करती है वहां पर तो रोड डेवलप करती ही करती है, लेकिन जो रिमोट एरियाज होते हैं, देहाती गांव होते हैं, वहां पर भी क्या रोड बनाने की कोशिश करती है? नहीं, तो हाँ टाइम के साथ में ग्रो तो कर ही रही है, रिमोट एरियाज के अंदर भी रोड बनती है। बट उस जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ करता। जहां इंडस्ट्रीज हैं, जहां कंपनीज हैं, जहां लोग काम करते हैं, वहां पर ही बेसिकली ब्रिटिशर्स लोग रोड बनाया करते थे। अदरवाइज रिमोट एरिया को कनेक्ट करें ऐसा करके उनका कोई पर्पज नहीं हुआ करता था। कम्युनिकेशन के अंदर कुछ पोस्ट एंड टेलीग्राफ जैसी कुछ टेक्नोलॉजी उस दौरान के लिए थोड़ी पॉपुलर हुई, तो ऐसे करके ही कुछ बातें पढ़नी है आपको। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 खत्म।